नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है विकास दुबे जिसने बिट्टू कांड में पुलिस की टीम पर हमला किया था और 8 पुलिस वालों को जिसने धराशायी कर दिया था, उसी विकास दुबे का दाहिना हाथ अमर दुबे आज भदोही में, हमीरपुर के मधोई के अंदर एनकाउंटर में मारा गया। और दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि विकास दुबे को भी अब पुलिस पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विकास दुबे को लेकर पुलिस की जो छानबीन चल रही है उसमें पता चला है कि ये फरीदाबाद के एक होटल में आकर छुपा था। और उसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें विकास दुबे एक 3 व्हीलर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने अब होटल से उसके 3 साथियों को तो दबोच लिया है, लेकिन वो भागने में भी कामयाब हो गया है। लेकिन कितनी देर भागेगा ये लगभग अब तय है कि विकास दुबे को तो जहन्नुम जाना ही है, क्योंकि इसके एक एक करके कई साथियों को पुलिस ने या तो पकड़ लिया है या मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बातें जो अब खुलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि विकास दुबे के पूरे गैंग का और विकास दुबे का समाजवादी पार्टी के साथ में बहुत गहरा रिश्ता था। विकास दुबे का एक खासम खास आदमी गुड्डन त्रिवेदी अखिलेश यादव के साथ कई बार देखा गया है, और विकास दुबे के घर पर भी समाजवादी पार्टी के कई मंत्री आया करते थे, कई नेता, कई विधायक उसके बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे। और यही वजह रही कि विकास दुबे इतने दिनों तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, पुलिस से बचता रहा। हालांकि जब वो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब योगी आदित्यनाथ ने विशेष निर्देश दिए थे पुलिस को कि जो भी हिस्ट्री शीटर हैं, जो भी छटे हुए बदमाश हैं, उनको चुन चुन कर पकड़ा जाए, और अगर वो किसी तरीके से पकड़ में नहीं आते, पुलिस पर हमला करते हैं तो उनको जवाब भी दिया जाए। और ऐसा हुआ भी था। लेकिन विकास दुबे के मामले में ऐसा हुआ कि विकास दुबे ने पुलिस के जो अधिकारी थे, पुलिस के कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा पैठ बना रखी थी, और जब पुलिस इसको पकड़ने ही वाली थी तभी एसटीएफ को इसकी खबर लगी और एसटीएफ ने कहा कि वो पकड़ेंगे, और इसी आपाधापी में ये वहाँ से भागने में सफल रहा। बाद में इसने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद में इसको जमानत भी मिल गई थी कोर्ट से। तो इस तरीके से विकास दुबे को एक मामूली अपराधी से बड़ा दुर्दांत हत्यारा बनाने में जिस तरीके से बसपा और सपा की सरकारों का योगदान हुआ, वो बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और अमर दुबे जो कि इसका दाहिना हाथ था, इसका मारा जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दाहिना हाथ था और जिस दिन गोलियां चली थी उस दिन ये उस पार्टी में, यानी कि उन गिरोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। और जहाँ तक गुड्डन त्रिवेदी की बात है, जिसके साथ अखिलेश यादव के बहुत ही गहरे और दोस्ताना संबंध थे, और ये उसके तस्वीरों से भी साफ नजर आ रहा है, गुड्डन त्रिवेदी भी उस हत्याकांड में शामिल था। जिस तरीके से श्यामू वाजपेयी को पुलिस ने पकड़ा कानपुर में और उसको भी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था, इसी तरीके से एक और खबर सामने आई कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें विकास दुबे को लंगड़ाते हुए देखा गया है, यानी कि विकास दुबे को भी गोली लगी है और इसी वजह से वो बचता हुआ फिर रहा है। लेकिन उसके 3 साथी फरीदाबाद के होटल से पकड़े गए हैं और दूसरे अन्य साथियों की तलाश जारी है, क्योंकि पुलिस को यह उम्मीद है कि इस पूरे हत्याकांड में कम से कम 25 से 30 बदमाश शामिल थे, जिनमें से अब तक करीब करीब 8 से 10 बदमाशों को पुलिस ने या तो पकड़ लिया है या उनमें से कईयों को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो स्थानीय लेवल पर पुलिस से लेकर जो स्थानीय नेता थे विकास दुबे के आगे पीछे घूमते थे या फिर उसकी सेवाएं लेते थे, और उनमें जिस तरीके से बसपा के पूर्व नेता और इस समय कांग्रेस के नेता राजाराम पाल का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि राजाराम पाल के साथ भी विकास दुबे के बहुत ज़्यादा दोस्ताना संबंध थे। और ये राजाराम पाल वही है जिसको जब प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में महासचिव बनाई गई थी तो उसकी विशेष टीम में राजाराम पाल को भी रखा गया था, और इसी राजाराम पाल के संबंध विकास दुबे से हैं। अब आप समझ लीजिए कि विकास दुबे की जो फहरिस्त है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रियंका वाड्रा का नाम भी सीधे तौर पर नहीं तो दूसरे तरीके से आ रहा है, क्योंकि राजाराम पाल प्रियंका का खासम खास नेता है और उसके साथ विकास दुबे का संबंध होना, उसको संरक्षण मिलना, ये इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से रामपाल के साथ में विकास दुबे संबंध बनाता है या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ संबंध बनाता है। और उससे पहले वो बसपा में रहता है और वो कहा भी करता था कि बसपा उसके घर की तरह से है और बहन जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, 100 लोगों में बहन जी मुझे नाम से पुकार लेती हैं।
ये वो सारी बातें हैं जो विकास दुबे का जो दुर्दांत एक तरीके से गिरोह चल रहा था और इसकी भनक पुलिस को थी, लेकिन पुलिस अपने भ्रष्टता की वजह से इस बात को छुपा रही थी। और जब इस बात का विरोध देवेंद्र मिश्रा नाम के डीएसपी ने किया, जो कि सीओ थे, सर्कल ऑफिसर थे, उनके साथ जब इस तरीके की बातें हुई तो पुलिस वालों की मिलीभगत से विकास दुबे ने एक साजिश रची और उसी साजिश के तहत जब देवेंद्र मिश्रा ने कहा कि उसके घर पर जाकर छापा मारते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, तब उसी चौबेपुर थाने के कई पुलिस वाले विकास दुबे से मिल गए, उसको फ़ोन करते हैं और फ़ोन से पूरी सूचनाएं दे दी गई, जिसके बाद विकास दुबे ने रास्ते में जेसीबी लगा दी और तमाम जो गलियां थी उनके चारों ओर लोगों को बिठा दिया, बंदूकें लेकर, राइफलें लेकर, और जैसे ही पुलिस पार्टी अपनी गाड़ी से उतरती है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले में सबसे पहले निशाना बनाया जाता है देवेंद्र मिश्रा को, क्योंकि वही इस विकास दुबे के इस काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की मुहिम छेड़े हुए थे। पूर्व में जो एसएसपी रहे थे अनंत दुबे, उनका हाथ था, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा ने जब शिकायत की थी और इसको बाद में ये भी देखा गया कि वो लेटर भी नहीं मिला, लेकिन उनकी बेटी ने जब उसी बात की कॉल रिकॉर्डिंग दी, मीडिया को दी और पुलिस को दी, उससे ये पता चला कि अनंत दुबे के भी अच्छे खासे संबंध थे और बाद में विकास दुबे के साथ अनंत दुबे के फोटोग्राफ भी देखे गए। अब अनंत दुबे को भी जो डीआईजी के पद पर थे एसटीएफ में, अब उन्हें हटा दिया गया है और उसके बाद ये जांच एक दूसरी अधिकारी को सौंप दी गई है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से पैसे का बोलबाला है और पुलिस में खासकर जो लोग होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग पैसे के लिए कितनी आसानी से बिक जाते हैं। ये बात अब तक जो चौबेपुर थाने के 8 से 10 पुलिस वालों की कॉल डिटेल खंगालने से भी पता चला, और जिस तरीके से विनय तिवारी नाम का जो एसओ था वो भी किस तरीके से पुलिस पार्टी से पीछे रहता है और उसको एक दिन पहले ही विकास दुबे ने उसकी गर्दन पर बंदूक रख के धमकाया था, उसके बाद भी वो उसकी वफादारी करता है। और इस तरीके से जो आसपास के और भी थाने हैं उनमें भी तमाम ऐसे पुलिस वाले थे जो विकास दुबे के लिए मुखबरी करते थे या उसको सूचनाएं देते थे। ये सारा तंत्र इसीलिए चल पाया विकास दुबे का क्योंकि उसकी मिलीभगत पुलिस वालों से थी, राजनेताओं से थी, मंत्रियों से थी और पूर्ववर्ती 2 सरकारों सपा और बसपा की सरकार में उसकी अच्छी खासी पैठ थी। लेकिन अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपने बड़े अधिकारियों को कि उन्हें तब तक इस इलाके में कैंप करना पड़ेगा जब तक वो विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ कर लाते हैं। और ऐसा लगता है पुलिस के हाथ धीरे धीरे करके विकास दुबे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथियों की तरफ जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अब तक उसके कई साथियों को पुलिस ने मार गिराया है और दूसरी तरफ उसके जो रिश्तेदार हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था उसमें पता चला था कि विकास दुबे की एक रिश्ते की बहू ने भी इस पूरे मामले में मदद की थी, एक उसकी नौकरानी थी उसने मदद की थी और भी कई लोग थे जिन्होंने, पुलिस वालों ने जब उनसे गेट खुलवाना चाहा तो गेट तो खोला नहीं बल्कि बदमाशों को ये बता दिया कि ये यहाँ पर है और कहाँ छुपे हैं। इस तरीके की सूचनाएं देने वाले लोगों को भी पकड़ा जा चुका है। लेकिन विकास दुबे के इस पूरे हत्याकांड के बाद एक और बात सामने आई है कि अब उत्तर प्रदेश में जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं या जो इसी प्रवृत्ति के क्रिमिनल प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरीके से ऐसे लोगों को ढूंढ कर गिरफ्तार करने में लगी हुई है और अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के गिरोह के जो लोग हैं उन पर पुलिस की दबिश चल रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ 4 और राज्यों की पुलिस भी लगी हुई है और इसको लेकर जब बिहार के डीजी गुप्तेश्वर पांडे से पूछा गया कि क्या वो उत्तर प्रदेश की घटना से वाकिफ़ है और क्या हो सकता है, तब उन्होंने एक बात कही थी और जो वास्तव में एक सही बात थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो। अगर विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश में कुछ अपराध किया है तो बिहार की पुलिस उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। यानी अगर वो बिहार में घुसने की कोशिश करेगा तो बिहार में भी उसका वही अंजाम होगा जो उत्तर प्रदेश में हो सकता है और इसीलिए ये विकास दुबे अब भागता हुआ फिर रहा है। लेकिन इसको जिस तरीके से आज फिर से इसके ऊपर इनाम बढ़ा दिया गया है, पहले 2.5 लाख इनाम था, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी के साथ योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को देख रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कितने भी थानों की पुलिस को अलर्ट करना पड़े, लेकिन ये व्यक्ति
और इसके साथ का हर हत्यारा या तो जेल में होना चाहिए या फिर इसको जहन्नुम में होना चाहिए। निश्चित तौर पर अब देखना यह है कि कितनी देर तक ये हत्यारा पुलिस की गोली से या पुलिस की हथकड़ी से बच पाता है। ज़्यादा देर तक तो ये नहीं बच पाएगा, और बच तो वो लोग भी नहीं पाएंगे, अखिलेश यादव जैसे लोग या फिर उसके मंत्रियों या शिव कुमार हो या दूसरे जो लोग हैं, राजा रामपाल जैसे लोग जो कांग्रेसी नेता हैं, या दूसरे अन्य लोग जिनके नाम अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं। और जिस तरीके से लल्लन वाजपेयी नाम का एक स्थानीय व्यक्ति ने ये पूरी डिटेल दी है कि किस तरीके से वो इसके कामों का विरोध करते थे, उसके खिलाफ शिकायत करते थे और उन्हें परेशान किया जाता था। उससे पहले अपने एक चचेरे भाई के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई विकास दुबे ने की थी, और उसका हौसला इतना बढ़ चुका था, उसे ये लगता था कि पुलिस को उसने खरीद रखा है और वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। यही एसपी के ऊपर भी उसने हमला किया, और वो सोच रहा था कि इतना बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर वो आसानी से बच जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले उसके ऊपर राजनीतिक लोगों का हाथ था वो उसे बचा लिया करते थे, अब भी बचा लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा संदिग्ध नजर आई है, क्योंकि जब यह हत्याकांड हुआ था तो अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वालों में था। लेकिन अब जब अखिलेश यादव के साथ में विकास दुबे के एक हत्यारे साथी के फोटो सामने आ रहे हैं, उसके मंत्रियों के साथ विकास दुबे के फोटो सामने आ रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव के मुंह में ऐसा लगता है कि दही जम चुकी है। जय हिंद, जय भारत।